देखिए, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटिंग के बाद मतलब आप लोगों ने काउंटिंग करना सीख लिया कि कौन से मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो 7 रूल्स आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। तो वो आपको ये बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से फिगर में कितना, मतलब कौन से मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब कई बार हमारी मेजरमेंट्स ऐसी होती हैं जहां पर हमें मेजर्ड वैल्यूज को, जो आपने मेजरमेंट की हैं उन मेजर्ड वैल्यूज को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। यानी उनको प्लस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर कर ली और टाइम की वैल्यू मेजर कर ली, तो ये दोनों मैंने इंडिपेंडेंटली मेजर किए। ये दोनों वैल्यूज इंडिपेंडेंटली मेजर की मैंने। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने इन दो मेजर्ड वैल्यूज को यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया बाय द फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस कैलकुलेशन में क्या रूल्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। या फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी क्यूब की साइड लेंथ मेजर की, सपोज करो क्यूब की साइड मेजर कर ली और वो मेजर करके 1.2 सेंटीमीटर आया, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या लिखना चाहिए मेरे को। तो इस टाइप के जो इश्यूज हैं इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, यही मेरा टॉपिक है, कंप्यूटेशन एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर रूल। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेट करना। तो एक तो आपका कैलकुलेटर करेगा और एक हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो रूल्स क्या है देखिएगा। रूल्स मैंने साइड में रखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो, अगर आप इन रूल्स को ध्यान से देखें तो यही रूल्स समराइज फॉर्म में है। ये जो रूल्स यहाँ पर रखे गए हैं, इधर आपने ऑपरेशंस डिफाइन कर रखे हैं और यहाँ पर आप ये कह रहे हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट। ठीक है जी। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, सपोज ये ए वाले की बात करें और इसको बी के नाम दे, तो सपोज ए वाला ऑप्शन लें, अगर अगर आपको दो नंबर्स कहीं पर ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने नंबर है 27.153 प्लस इसमें आपको ऐड करके रखना है 138.2, और फिर इसमें मान लो सब्ट्रैक्ट करना है -11.74। तो इसकी वैल्यू एक तो आप अपने कैलकुलेटर से करो, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है उसके थ्रू कर लो, या साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको देखो क्या आता है। ठीक है, थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगी। थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होगी, 153.613। ठीक है, 153.613। बट ये आपने कैलकुलेटर यूज किया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स यानी कि लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करें तो क्या होना चाहिए ये। बच्चा अभी थोड़ी देर आंसर से रुको, आप लोग आंसर अभी अभी शेयर ना करिए, बिकॉज फिर वो स्पीड स्लो हो जा रही है। तो इसको हमें लर्न करना है यार कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट को समझो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे होगा ये चीज, कैसे डिटरमाइन की जाती है, बाय द नंबर हैविंग लार्जेस्ट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, अनसर्टेनिटी मीन्स डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं उतना प्रिसाइज है, सर्टेनिटी उतनी ज्यादा है। अनसर्टेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो चीजें अनसर्टेन है, देखिए आप इसमें डेसिमल के बाद दो नंबर तक हो, डेसिमल के बाद यहाँ दो प्लेस है, डेसिमल के बाद यहाँ पर आपकी दो, मतलब सॉरी देखिए, इस नंबर में आप डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस तक जा सकते हो, 1 2 3। इस केस में डेसिमल के बाद आपका एक प्लेस है और इस केस में डेसिमल के बाद आपका दो प्लेस है। तो अब रूल क्या बनेगा यहाँ पर, लार्जेस्ट अनसर्टेनिटी किसको बोलते हो, उसको मैं अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहो तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, लार्जेस्ट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है fewest लेस नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस, आफ्टर डेसिमल। बिकॉज डेसिमल के बाद इसमें एक ही प्लेस है, यानी यहीं तक हम सर्टेन है, इसके आगे की दो डिजिट आपके लिए अनसर्टेन है। इसमें आप डेसिमल के तीन प्लेसेस तक सर्टेनिटी की बात कर रहे हो।
यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हो जिसका प्रिसीजन सबसे कम होगा। अभी हम लोगों ने पीछे कहा था कि डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट्स हैं उतना ज्यादा प्रिसीजन है, ये उतना ज्यादा प्रिसाइज है। सबसे लेस प्रिसाइज यहाँ पर कोई है तो वो है 138.2। समझ में आया आपको? 138.2 को आप बोलोगे इन तीनों के अंदर सबसे लेस प्रिसाइज ये है, लीस्ट प्रिसाइज। और लीस्ट प्रिसीजन जिसका है उसी के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बोलोगे। दिस इज मैक्सिमम अनसर्टेन। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलने का मतलब आपको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए आपके आंसर में, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो इस डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट 6 होगा और बाकी की दो डिजिट्स 1 और 3 साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, साइंस के रूल के अकॉर्डिंग वो सब हटा दी जाएंगी और अब आपका आंसर 153.6 ये एज पर सिग्निफिकेंट फिगर रूल से। ठीक है, बी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, उसका रूल लिखा है, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जो रूल नंबर बी है। मैं एक और, अच्छा एक और एग्जांपल आप देखो, अगर एक और एग्जांपल लिखना चाहें यहाँ पर। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखो, आप बताना क्या आएगा रूल। ऑप्शन ए में ही, ऑप्शन ए में ही एक और एग्जांपल, पहले उसी को देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए कि क्या होना चाहिए वहां पर। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप बताना मुझे क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा नंबर दूंगा। नंबर इज 123.62 फॉर एग्जाम्पल एंड प्लस 8.9। तो अब इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के थ्रू डिफरेंट आएगी, साइंटिफिक रूल्स के थ्रू डिफरेंट होनी चाहिए। तो साइंटिफिक रूल्स में इसकी जो वैल्यू होगी वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है जी, हाँ जी राशि गुप्ता सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर आएगा कैलकुलेटर के थ्रू तो कुछ और आएगा, बट इसमें देखिए, इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जब इसमें एक प्लेस है तो ये सबसे लीस्ट प्रिसाइज है, मैक्सिमम अनसर्टेन है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए आप, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए आपके आंसर में, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट, और इसके हिसाब से जब जाओगे तो पूरा आंसर 132.5 आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल मेथड। बी वाले ऑप्शन के कुछ एग्जांपल देखो, वहां पर आपके पास रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल्स भी लिखे हैं मैंने। तो एक बार हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, बताइएगा। सपोज नंबर इज 3.1416, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसके टाइम, एंड 2.34 मल्टीप्लाइड बाय 0.58। रैंडमली मैंने ये नंबर चूज किए। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट एक मिनट पहले ये दिखेगा। अभी जो हम लोगों ने रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था उसके हिसाब से 0.58, ये जीरो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो 0.58 के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.34 सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, पहला वाला रूल काम कर रहा, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और 3.1416 में सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब रूल क्या कह रहा है यहाँ पर? रूल ये कह रहा है कि आपका जो आंसर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नो मोर देन नंबर विथ लेसर सिग्निफिकेंट फिगर फीएस, मतलब जिसके अंदर अगर आप देखो तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2, तो आपके फाइनल आंसर में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आने चाहिए। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, यही इसका रूल है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कुछ भी कहे, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो कुछ कह रहा है उससे अलग, उससे अलग आप अपना आंसर देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के आंसर को देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का जो आंसर है, हाँ आकांक्षा वास्तव, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के आंसर में 4.26 आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो 4.2 के बाद जो डिजिट आएगी वो 6 की आएगी, वो राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका सही आंसर यहाँ 4.3 है। ये ध्यान दो बच्चा, जेई के एग्जाम्स में ये डेसिमल की वैल्यू भी मैटर कर जाती है, 4.2 और 4.3 इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा इन जेई।
या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर 4.2 और 4.3 में डिफरेंस है। ठीक है, 4.3 इज द राइट आंसर। एक और एग्जांपल लेके देखो, एक और एग्जांपल फटाफट देखिएगा इसका आंसर। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फिर से। 0.745 एक नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 2.2 और डिवाइडेड बाय लेट्स से 3.885। देखिए क्या होगा। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। अब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज करें और इसको फाइनल आंसर बताएं क्या होना चाहिए। ये फाइनल आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर अगर आप करोगे तो वो डेसिमल के आगे बहुत बड़ी वैल्यू देगा आपको, बट आपको उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही एक्सेप्ट करना है और वो आंसर आ जाएगा 0.42। ये आंसर आ जाएगा इसका, अगर आप इसको हिसाब चलोगे 0.42 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए, ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने, सॉरी कंप्यूटेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट में एक और पार्ट है वो देखिएगा, और वो ये है राउंडिंग ऑफ, क्योंकि कुछ लोग को इसमें भी दिक्कत है तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ किस तरीके से की जाती है। राउंडिंग ऑफ करने का कुछ रूल्स होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, आप उसको राउंड ऑफ करके बताएंगे कि ये नंबर सही है या नहीं है। फिर उसको हम लोग उसके रूल्स पर भी आएंगे कि नंबर्स जो हैं वो ये हैं, उनके राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू आएगी। सपोज दैट नंबर इज 273.92, 273.92, और इसको आपको राउंड करना है, राउंडेड अप टू 4 डिजिट्स, 4 डिजिट तक इसको राउंड करना है आपको। 1.97 को मुझे राउंड करना है, राउंडेड अप टू 2 डिजिट्स। इस टाइप की चीजें कई बार यूज होती है हमारे लिए। 4.55, 4.45 और 2.55, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को आपको राउंड करना है अप टू 2 डिजिट्स। फटाफट देखिए, वो आपको रूल समझ में आ जाएंगे इसके क्या बनेंगे। इसको भी राउंड करना है अप टू 2 डिजिट्स। तो रूल क्या कहता है आपका, देखिए राउंड करते समय इसमें अंदर ये ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होता है, मैं बता दूं जल्दी से। आप लास्ट डिजिट देखते हो, लेस देन 5 है, अगर 5 से कम होने पर राउंड ऑफ करके आपका जो नंबर होता है वो एज इट इज कॉपी करते हो, 273.9 रखते हो इसको। ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है तो हम इसके पहले वाली नंबर को, पहले वाले डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं 1 से, और जब 1.97 को इंक्रीज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आप देखिए आप लोग के आंसर्स क्या थे, क्योंकि यहाँ पर फिर एक बार प्रॉब्लम हो सकती है साइंस के रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड का आंसर 1.97 को अगर आप लोग करोगे तो क्या आंसर बनेगा। 1.97 के आंसर्स आप लोग को फिर से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 1.97 में आखिरी डिजिट अगर 7 है तो राउंड ऑफ करके वो 7 चला जाएगा, बट वो 7 जाने के बाद 9 की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक इंक्रीज कर जाएगा। तो 1.9 जब एक इंक्रीज कर जाएगा तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन इसको 2.0 लिखोगे, 2.0, बिकॉज 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको। इसको सिर्फ 2 लिख देंगे तो गलत। 4.45, तो देखिए लेस देन 5 का केस हो गया, मोर देन 5 का केस हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आपको ये देखना पड़ता है कि इसके पहले अगर इवन डिजिट है, इवन, तो आंसर को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, 4.4 कर देंगे। बट अगर 5 के पहले ऑड नंबर है कोई, 5 इज द ऑड नंबर, तो उसको इवन बना देंगे और इवन में एक इंक्रीज करेंगे। 5 को इवन करने के लिए आप एक इंक्रीज भी कर सकते हो, एक डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये
4 करें या 2.6 करें, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या करें, 2.4 या 2.6, कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए? तो इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज कभी नहीं करते इसमें, 2.6। सो रूल क्या बना कि इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन रिजेक्ट दिस 5 एंड मेक श्योर दैट द डिजिट बिफोर इट रिमेन्स इवन। कि 5 को रिजेक्ट करने के बाद आपके लास्ट में हमेशा इवन नंबर बनना चाहिए, यहां पर एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर हमने 5 को रिजेक्ट किया है, अगर लेस देन 5 नंबर को रिजेक्ट किया है तो उसके पहले के चारों नंबर एज इट इज कॉपी करो। मोर देन 5 को रिजेक्ट कर रहे हो तो आप उसके पहले वाले नंबर 1.9 को इंक्रीज कर दो और वो 2.0 हो जाएगा। तो ये 4 रूल्स हैं आपके, ठीक है। चलें, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आप बताइएगा, ठीक है। टॉपिक सिंपल है बट फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आप मुझे बताएं, 273.92 इंटू 3.25 को आप राउंड करके बताएं 3 डिजिट्स तक। इसका जो भी आंसर आएगा उसको 3 डिजिट में राउंड करके दें, राउंडेड अप टू 3 डिजिट। क्या आंसर होना चाहिए? राउंडेड अप टू 3 डिजिट्स। फटाफट देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, राउंडेड अप टू 3 डिजिट्स। वैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का जो आंसर होगा वो अलग आएगा। अगर आप कैलकुलेटर लगाओगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, थ्रू कैलकुलेटर योर आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है। अभी मैं आप लोग के नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप लोग के आंसर बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सभी, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिए हैं वो सब सही दिए हैं, ठीक है जी। तो यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट एंड द आंसर इज 890। थ्रू अगर आप कैलकुलेटर करोगे, मेरे ख्याल से अगर आप गेस करिए तो कैलकुलेटर के अंदर ये 890.24 आएगा, डेसिमल के बाद 24 और आएगा, बट उसको हटाएंगे बिकॉज 3 डिजिट तक रखना है मुझे, ठीक है जी। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? चलिए एक और बताइएगा आंसर क्या आएगा। एक और आंसर बताइएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2, और उसमें हम पाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? मतलब आपके सामने अगर आपके आंसर हो 2 और पाई को, 2 इंटू पाई, 2 पाई की वैल्यू, तो ये क्या होता है? 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, उसके आगे और 3-4 डिजिट होती है ना। अगर आप पाई की वैल्यू, सिरिन अग्रवाल, बट जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये बात आपकी सही है। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चल रहा है, ये राउंडिंग ऑफ चल रही है। सिरिन अग्रवाल समझना, आप बहुत बढ़िया पॉइंट कैच कर रहे हो कि पिछले आंसर में जो 890 है उसके अंदर जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिकॉज सिग्निफिकेंट, अगर इस जीरो को सिग्निफिकेंट बनाना था तो इसके आगे एक डेसिमल लगा देना चाहिए था मेरे को। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट्स वाली बात नहीं कर रहे हैं बच्चा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राउंड ऑफ करते समय इसमें क्या करेंगे, वो रूल है। राउंड ऑफ के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन था राउंडेड अप टू 3 डिजिट्स, क्वेश्चन ये है। ये हम यहाँ पर राउंडेड एज पर सिग्निफिकेंट फिगर रूल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको राउंडिंग ऑफ सिखा रहा हूँ कि राउंडिंग ऑफ कैसे की जाएगी। 2 पाई, ठीक है ना। अब 3.14 इसके आगे बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मतलब इसके आगे भी डिजिट्स होती हैं, 3-4-5 डिजिट्स और होती हैं। तो क्या लिखोगे इसके आंसर को भाई? और मान लो ये, हाँ, तो क्या लिखें इसके आंसर को? इसका आंसर आप सिंप्लीफाई करके क्या रखोगे, कहां तक रखोगे? ठीक है, देखिए, तो 3.14 में तो पाई जो है वो एक एग्जैक्ट नंबर है, पाई मेजरमेंट नहीं है, पाई इज द एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पर तो आपके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, मतलब आप इसके आगे न जाने कितने डिजिट्स पे जा सकते हो, लेकिन इस 2 में सिर्फ 1 है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको राउंड करके 2 डिजिट तक बताओ क्या आएगा, राउंडेड अप टू 2 डिजिट क्या आंसर होना चाहिए? आंसर दीजिएगा, वैल्यू राउंडेड अप टू 2 डिजिट्स, ठीक है। सभी के आंसर आने लगे।
ठीक है, सभी के आंसर सही है। चलिए, आप सबके आंसर सही है, तो इसका आंसर 2 डिजिट्स के बाद जाओगे तो 6.3 हो जाएगा। चले, तो ये रूल्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब ये रूल्स क्लियर हो गए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। 6.3 ठीक है बच्चा, अब आंसर रहने दीजिए आप लोग, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा यूज क्या है वो देखिएगा। तो अब हम लोग जरा जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो, एक सेकंड, कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। यस, 3.20 विल हैव, अगर आपका 3.20 है तो इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहा है वो आप सिग्निफिकेंट फिगर में लोगे। अब आप अच्छा एक सेकंड रुकोगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए जरा ये टॉपिक पे है, अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड अभी जितना रेलिवेंट हो उतना करिएगा बच्चे, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक फिर रह जाएंगे। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब अभी आपने समझा दिया और सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको समझ में आ गई। तो अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कोई ना कोई डिजिट, जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं दुनिया की, कोई भी मेजरमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, आर कैन नेवर बी एक्यूरेट। वो सिर्फ आपके माइंड में एक्यूरेट हो सकती हैं, रियल लाइफ में वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं, कुछ ना कुछ एरर्स उनमें होती हैं। तो अनसर्टेनिटी, और उसी को आप चाहो तो एरर भी कह सकते हो, एरर, यू कैन कॉल इट एरर और अनसर्टेनिटी। और इनका सिग्निफिकेंट फिगर से क्या कनेक्शन है, ये सब चीजें हमें समझनी है कि इन सब चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारे मेजरमेंट्स हैं उनको हम 3 तरीके से लिखते हैं। मतलब इन मेजरमेंट्स को आप जब भी एक्सप्रेस करोगे तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो इन 3 वेज है। 3 वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इन एब्सोल्यूट एरर फॉर्म, एक तो ये हमारा है इन द एब्सोल्यूट एरर फॉर्म। सेकंड हमारे लिए होता है इन द रिलेटिव एरर फॉर्म, इन रिलेटिव एरर फॉर्म, इस तरीके से। और तीसरा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एब्सोल्यूट एरर फॉर्म का मतलब ये हुआ, एब्सोल्यूट एरर फॉर्म का मतलब, सपोज करो आपने कोई मेजरमेंट की और मेजरमेंट की रिपोर्टिंग ऐसी आई 56.47, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेजरमेंट करी है अभी अभी, और 56.47 प्लस माइनस 0.02, ये आंसर आ रहा है मेरा, इतने इतने मिलीमीटर, 56.47 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर, ये मेरा आंसर है। तो ये एक तरीका है, ये एक साइंटिफिक वे है मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करने का। और इस साइंटिफिक वे का मतलब क्या होता है, जो ये प्लस माइनस करके 0.02 लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि जो आपका वैल्यू है, जो भी आपकी वैल्यू है वो लाई करेगी, इट लाइज बिटवीन 56.45 टू 56.49। ये पहला तरीका होता है मेजरमेंट्स को लिखने का, रिपोर्ट करने का। जितनी भी मेजरमेंट्स आप करते हो उनमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है 56.46, ये तो आपने मेजर किया होता है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो। और प्लस माइनस के बाद की जो वैल्यू होती है ये पॉसिबल एरर्स को बताती है कि इतना प्लस या इतना माइनस आंसर हो सकता है, बिकॉज कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी किसी न किसी तरीके की गलतियां होती हैं, वो चाहे ह्यूमन एरर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की एरर हो, चाहे वो सराउंडिंग की एरर हो। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर्स की कंडीशंस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से आपकी रीडिंग को परफेक्ट नहीं माना जा सकता। तो हम
उस रीडिंग के साथ प्लस माइनस करके ये बता देते हैं कि आप इतना इसके अंदर प्लस माइनस आंसर हो सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस, तो यही अनसर्टेन है। प्लस माइनस करने का मतलब आप ये अनसर्टेन हो, इस 0.02 के बारे में आप अनसर्टेन हो, और इसी को हम एरर कह रहे हैं कि जिसके बारे में आप अनसर्टेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0.02 है वो एरर है, और 56.47 को हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर होगा ये उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू होगी। हालांकि ट्रू वैल्यू कभी निकाली नहीं जा सकती, बिकॉज अगर आप ट्रू वैल्यू निकाल लोगे तो एरर कहाँ रह गए इसके अंदर। बट स्टिल साइंटिफिक नोटेशंस में हम इसको जो नाम देंगे 56.47 को आप कहेंगे ये ट्रू वैल्यू हुई, और एरर 0.02 हुआ। तो ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका लिखने का क्या है, ठीक है जी। दूसरा तरीका लिखने का आपके सामने ये भी हो सकता है कभी कभी कि आप उसमें रिलेटिव एरर बता दो। रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है, रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं पहले आप ये देखो। ये जो एरर है 0.02 और उसको डिवाइड कर दें अगर ट्रू वैल्यू से, यानी कि 56.47 से, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसी को आप कहते हो रिलेटिव एरर फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको हम रिलेटिव एरर फ्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसको परसेंटेज फॉर्म में कहा जाता है। ज्यादातर जगहों पर इसको परसेंटेज फॉर्म में दिया जाएगा, परसेंटेज एरर का फॉर्म ज्यादातर यूज करते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या हो जाएगा, इट शुड बी एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो ये दूसरा तरीका होगा। आपके सामने कोई रीडिंग जब आएगी, तो लेट से आपके सामने कुछ आंसर आ गया कि जो लेंथ है, लेट से आपसे कहा जाए कि लेंथ इज 20.0, ठीक है, एंड प्लस माइनस 2%। ये सेकंड वे है। ये सब एक्सप्रेस करने के तरीके हैं कि आप कैसे लिख सकते हो। तो लिखने के तीन तरीके हैं, एक आप एरर की वैल्यू बता दो, और एक आप एरर की जगह उसकी परसेंटेज वैल्यू बता दो। तो भी हम लोग ये पता लगा लेंगे, अगर परसेंटेज लिखा है तो ठीक है, आप ये पता लगा सकते हो कि जो एरर आएगी वो 20 का 2% होगी। बिकॉज इफ वी नो द परसेंटेज एरर, then multiply the percentage error with the true value. So percentage error 2 will be multiplied by this true value 20, 2 into 20, and then it will be divided by 100. So it is 2 into 20 divided by 100, which means 0.4. तो 20.0 प्लस माइनस 2% का मतलब हो गया इट इज 20.0 प्लस माइनस 0.4। इस तरीके से लिख सकते हो। तो या तो आप अपने मेजरमेंट में एरर बता दो, या उस मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बता दो। दोनों में से कोई भी एक चीज बता दो चलेगा। ये दो तरीके होते हैं। और तीसरा तरीका लिखने का क्या होता है, थर्ड वे। तीन तरीके हैं टोटल लिखने के। तीसरा तरीके में क्या करते हैं, हम लोग पहले दोनों मेथड फॉलो नहीं करते। तीसरे तरीके में क्या होता है कि हम लोग सिंपली रीडिंग डाल देते हैं। रीडिंग कैसे का मतलब, आप सिर्फ जैसे आपने लेंथ मेजर की, ठीक है, और मान लो हमने लेंथ मेजर किया बाय द वर्नियर स्केल, और मैंने लेंथ बाय वर्नियर इज रिपोर्टेड, कहीं पर आपने उसकी रिपोर्टिंग करी, और वो रिपोर्टिंग आपने कर दी 4.26 सेंटीमीटर, और आगे आपने कुछ नहीं लिखा प्लस माइनस। यही तीन तरीके हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपनी मेजरमेंट को प्रेजेंट करने का। या तो आप प्लस माइनस के बाद एरर लिखो, या आप प्लस माइनस के बाद उसका परसेंटेज एरर लिखो, या फिर आप दोनों चीजें अगर फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ अपना आंसर पुट कर देते हो 4.26 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि 0.01, मतलब कि इसमें आप डेसिमल के बाद 1/100 प्लेस तक जा रहे हो ना, डेसिमल के बाद। ये डेसिमल के बाद 0.01 वाली प्लेस हो गई 0.1, और ये 0.01 वाली प्लेस हो गई। तो आप डेसिमल के बाद जितनी प्लेस तक जा सकते हो उसी को हम इसका एरर मान लेते हैं। दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर इसका एरर एज्यूम कर लेंगे हम। ये तीसरा तरीका है। तो आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना ये जेई का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे आ रहे हैं। एरर को, तो 3 तरीके से एरर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर वो पहले वाले फॉर्म में लिखा है तो सामने सामने एरर दिख रही है, दूसरे वाले फॉर्म में परसेंटेज एरर होती है तो एरर कैलकुलेट कर लोगे, और तीसरे वाले में आपके सामने सिर्फ मेजरमेंट होता है तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा उससे मालूम कर लोगे कि इसके अंदर कितनी एरर होगी, जस्ट लीस्ट काउंट से। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग एरर पता लगाएंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने कोई एक डिस्टेंस मेजरमेंट करी कि डिस्टेंस ट्रेवल, आपने किसी डिस्टेंस को रिकॉर्ड किया और आपने कहा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो 137 किलोमीटर है, तो इसके अंदर मैं क्या मानूंगा, कितना एरर होगा इसमें, इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है बताएं, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी आपकी इस मेजरमेंट में, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है अगर आपके पास सिर्फ 137 किलोमीटर का एक डिस्टेंस आया है। तो आप इसकी लास्ट डिजिट को देखो, आपकी इस मेजरमेंट का जो आखिरी डिजिट है, लास्ट डिजिट ये है, और ये वंस वाली प्लेस है ना, 1 वाली प्लेस है, तो क्योंकि लास्ट डिजिट 1 वाली प्लेस पर है, भैया आप नंबर्स में कैसे लिखते हो, अगर आपके 142.34 इस तरीके से होता है तो इसको 1 वाली प्लेस कहते हो कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस होती है, ये 100 प्लेस होती है, इधर जाते हो तो 1/10 प्लेस होती है, इधर 1/100 प्लेस हो जाती है, तो उसकी प्लेस वैल्यू चेक करो, प्लेस वैल्यू, तो ये वंस प्लेस पर हो आप तो इसकी अनसर्टेनिटी 1 किलोमीटर की मानी जाएगी। प्लेस वैल्यू से पता लगाएंगे कि क्या क्या अनसर्टेनिटी होगी उसमें, इसको ध्यान रखिएगा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट, बिकॉज जेई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इवन एडवांस में आ चुका है। ठीक है, अब एक और नंबर दे रहा हूं उसका बताना, एक और नंबर में दूंगा उसका आंसर बताइएगा। 2.91 मिलीमीटर, 2.91 मिलीमीटर, ये आपका कोई मेजरमेंट है, मान लो लेंथ है, क्या अनसर्टेनिटी होगी इसमें आपके हिसाब से, इसमें अनसर्टेन कितना है, कितनी चीज इसमें अनसर्टेन है, और उसी अनसर्टेन को आप मैक्सिमम एरर मानोगे, अनसर्टेनिटी कितनी है इसके अंदर इस मेजरमेंट में, आखिरी डिजिट चेक करिए, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट वो कौन सी प्लेस वैल्यू है उसकी, लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू, डेसिमल के राइट साइड पर प्लेस वैल्यू 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे चलती है, तो ये 1/100 प्लेस पर हो आप, यानी 0.01 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी है इसमें, यही इसकी एरर मानी जाएगी, ये इसमें मैक्सिमम एरर मान सकते हो आप। अब आप एक चीज बताओ, 137 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 2.91 मिलीमीटर के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट एरर किसमें ज्यादा है, एरर किसमें ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर का एरर से मतलब नहीं है, तीनों में सिग्निफिकेंट 3 है, लेकिन अनसर्टेनिटी 2.91 मिलीमीटर में कम है, उसमें 0.01 मिलीमीटर अनसर्टेन है, और 137 किलोमीटर में आपके 1 किलोमीटर की वैल्यू अनसर्टेन है, अनसर्टेन का मतलब उसमें आप श्योर नहीं हो, तो इवन एट सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इवन एट सेम नंबर ऑफ, अरोज भैया दोनों के अनसर्टेन वैल्यूज अलग हैं, ध्यान रखिएगा, टू क्वांटिटीज विद द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन हैव डिफरेंट अनसर्टेनिटी, ये ध्यान रखिएगा रूल को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कैलकुलेशन पार्ट आएगा इनका। ठीक है, नहीं यस 0.01 अनसर्टेन का मतलब यही यार लीस्ट काउंट के हिसाब से है ना, तो आप 0.01 जो मैक्सिमम एरर कह रहे हो, बिकॉज उतना ही अनसर्टेन हो सकते हो आप, लीस्ट काउंट से ज्यादा अनसर्टेनिटी किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकती। अगर आप एक रूलर यूज कर रहे हो तो यू कैन नॉट बी अनसर्टेन फॉर मोर देन 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर का तो डिवीजन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप 1 मिलीमीटर से बड़ी वैल्यू पर डाउट कैसे ला सकते हो,
1 मिलीमीटर तक की रीडिंग्स के लिए